हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, टॉप 10 एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर देंगी। ठीक है, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही नहीं है, बल्कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आप समझ के चलिए, जो कि आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाली हैं। ठीक है, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और बीच बीच में क्या है, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आप पीएटी बचे समय में कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि निकाल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप निकाल सकते हो, अभी बचा समय है, बहुत समय है आपके पास। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, हरी खाद वाली फसल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हरी खाद होती क्या है? हरी खाद होती, जैसे कि आपने ये फील्ड है, जैसे आप देख रहे हो, ये राउंड राउंड सा फील्ड है, इसके अंदर आपने कोई भी एक फसल लगा ली, कोई भी आपने एक फसल लगा ली, उसको दबा दिया, बिना उससे फल लिए, बिना उससे जो है फसल लिए, आपने उसको मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी उसके ऊपर ढक दी, या फिर रोटर वेटर या फिर जुताई करा दी। ठीक है, जिससे कि वो मिट्टी में दब गई और कुछ दिनों बाद वो सड़ गल कर वहाँ पर उर्वरक का काम कर रही, तो उसे हम कहते हैं हरी खाद वाली फसल। यानी कि हरी अवस्था में ही पौधे को मिट्टी में दबा देना, उसे हम हरी खाद वाली फसल कहते हैं। ये सारी फसल में ऐसा नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फसल ही रहती हैं जिनमें हम ऐसा करते हैं। आपने गेहूँ देखा होगा, तो गेहूँ में तो ये नहीं करते हैं, लॉजिक थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जौ में भी नहीं करते हैं, और चना में आपने देखा होगा, चना में भी नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सनई। सनई एक ऐसी फसल है जो कि हरी खाद वाली फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा है कि सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ढैंचा भी एक हरी खाद वाली फसल है, सनई और ढैंचा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जाता है पता है, कि आपकी हरी खाद वाली फसल है सनई और ढैंचा, दो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, और फिर थर्ड ऑप्शन आता है बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो ढैंचा और सनई बहुत ही फेमस आपकी जो है फसल है हरी खाद वाली। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉफ़िया अरेबिका। वैसे तो बहुत सारी कॉफ़ी होती हैं, स्पीसीजेस होती हैं, लेकिन कॉफ़ी अरेबिका मोस्ट कॉमन है। आपके एमपीपीएटी में यही वाला साइंटिफिक नाम आता है, इसलिए मैंने इसको दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी कर्नाटका में होती है, याद रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। ठीक है, चिकमंगलू कर्नाटक, याद रखिएगा, इसका अनुसंधान संस्थान केंद्र है चिकमंगलू कर्नाटक में कॉफ़ी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का किसकी कमी को दर्शाता है? बहुत सारी ऐसी फसल है जो कि आपने खेत में लगाई और किसी भी तत्व या किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो स्पेशल लक्षण दिखाती है, जैसे कि उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या फिर पत्तियां मुरझा जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जो है लक्षण होते हैं। वैसे ही मक्का किसकी कमी को दर्शाता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद जो ऑप्शन देखना, और ऑप्शन सारे पढ़ा करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोटास, की बी नमी, की डी किसी कैल्शियम, की डी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका कौन दिखाता है कमी? नाइट्रोजन की कमी अगर आपकी मिट्टी में होगी तो फूल गोभी आपकी नाइट्रोजन की कमी को दिखाता है, इसलिए याद रखिएगा। बाकी क्रॉप्स की भी आपको कमी जो बताते हैं उनका नाम भी बताते चलता हूँ, इसलिए याद रखिए, क्योंकि ये आपके आ सकते हैं। हो सकता है ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए, मक्का किसकी कमी को दर्शाता है, लेकिन आ जाए फूल गोभी किसकी कमी को दर्शाता है, तो नाइट्रोजन की कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैल्शियम, कैल्शियम किसकी कमी? कैल्शियम में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कैल्शियम की कमी को दर्शाता है? तो कैल्शियम आलू। ठीक है, आलू एक ऐसी क्रॉप है जो कि कैल्शियम की कमी को दर्शाता है, और आलू पोटेशियम की कमी को भी दर्शाता है। याद रखिएगा, आलू पोटेशियम प्लस कैल्शियम दोनों की कमी को दर्शाता है। नाइट्रोजन, फूल गोभी जो है नाइट्रोजन की कमी को दर्शाता है, और मक्का आपकी नमी को दर्शाता है। ठीक है, अगर नमी कम होगी तो आपका मक्का बहुत ही जल्दी जो है आपकी कमी की दर्शाने लगता है। ठीक है, मक्का की पत्तियां मुरझा जाएंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है लक्षण होते हैं मक्का में जो कि आपको बता देंगे कि नमी की कमी हो रही है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर इस वीडियो में 30+ लाइक्स जाते हैं तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ का, और आप जो भी कमेंट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं एक टॉपिक पर तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी।
ठीक है, इसलिए 30+ लाइक जरूर कर देना इसमें, और कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा अगर आप MPPAT में पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कवर क्रॉप आरक्षित फसल है। ठीक है, यानी कि कवर क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट कवर क्रॉप होता क्या है ये आप समझो, क्योंकि अगर आपने जो है थ्योरी पढ़ी होगी ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस थ्योरी पढ़कर बनाए हैं। ठीक है, कवर क्रॉप क्या होती है, जैसे कि किसी स्थान पर कवर क्रॉप का यूज़ क्या होता है और होती क्या है, पहले ये समझो, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। कवर क्रॉप क्या होती है, जैसे कि ये ढलान वाली ज़मीन है, यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश में क्या है, यहाँ की मिट्टी बह जाती है, ऐसे ऐसे मृदा अपरदन होता है, तो वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स लगाई जाती हैं जिनकी वनस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जिनमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलें, जिनमें तने छोटे छोटे बहुत ज़्यादा निकलें, और वो मिट्टी को पूरा ढक लें ऐसा करके, ताकि मिट्टी में जो है पानी ना पड़े बारिश की, और पानी ना पड़ेगा तो मृदा अपरदन नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कवर क्रॉप। कवर क्रॉप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, मिट्टी को पूरा कवर कर लेती हैं जिससे कि मृदा अपरदन नहीं होता। आरक्षित फसलें मिट्टी को पूरा आरक्षित कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मूंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूंग जो है कवर क्रॉप है। मूंग के साथ आप लोबिया देखोगे, लोबिया भी आपकी जो है कवर क्रॉप में आती है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है मूंग एंड लोबिया कौन सी फसल है, तो कवर क्रॉप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, कपास का आप वैज्ञानिक नाम जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और अरहर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूरजमुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसमें लगभग 20% ऑयल होता है सूरजमुखी में। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है सूरजमुखी के सीड में कितने % ऑयल होता है, तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, शिकारी फसल के नाम से जानी जाती है। शिकारी फसल होती क्या है ये आप समझो। जैसे ही आप शिकारी फसल समझ जाओगे, आपको इसका आंसर याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। शिकारी फसल क्या होती है कि आपने जैसे गाजर घास आपने देखी होगी, तो जहाँ भी जिस फील्ड में, जैसे कि इतना बड़ा एक फील्ड है, यहाँ पर गाजर घास लगी हुई है, तो आप देखेंगे गाजर घास के आसपास और कोई भी पौधा नहीं उग पाता है, या फिर पौधा वहाँ पर रहता नहीं, सिर्फ गाजर ही घास रहती है। आपने ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है गाजर अपनी जड़ों से ना, गाजर घास, यहाँ पर गाजर फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, गाजर घास होती है। ठीक है, गाजर घास नाम की एक खरपतवार होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो गाजर घास जहाँ भी लगे रहता है ना, उसके आसपास कोई भी और दूसरा खरपतवार नहीं उगेगा, या फिर दूसरी फसल नहीं उगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ से वो जो है ऐसे रसायन मिट्टी में डालती है जो कि दूसरे पौधे को वहाँ पर ग्रो ही नहीं करने देते, मार देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शिकारी फसलें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी। सूरजमुखी भी अपनी जड़ों से एक ऐसी जो है रसायन निकालता है मिट्टी में, जिससे कि वहाँ के आसपास की वनस्पतियाँ मर जाती हैं, या फिर वहाँ पर ग्रो ही नहीं कर पाती, वृद्धि ही नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए आप देखना सूरजमुखी जहाँ भी लगा होगा उसके आसपास कोई भी खरपतवार नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हम जो है शिकारी फसलें, ये आप याद रखिएगा। कौन सा रसायन निकालती हैं, कभी कभी ये भी पूछता है। मैंने तो आपको ये बता दिया कि मिट्टी में कौन सा एक रसायन छोड़ देती हैं, लेकिन आपसे अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि कौन सा रसायन छोड़ती हैं, तो भैया बताओ भी तो एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथिक इफेक्ट दिखाती हैं, एलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं हम इसको। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा है कि सूरजमुखी के द्वारा क्या ऐसा इफेक्ट दिखाया जाता है जिससे कि वहाँ की फसलें नहीं होती या फिर कोई खरपतवार नहीं होता उसके आसपास। तो एलोपैथिक इफेक्ट सूरजमुखी दिखाता है, गाजर घास भी दिखाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरजमुखी। ठीक है, शिकारी फसल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से मेरे दोस्त आपके लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IIOPR। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि नए नए खुले हैं या फिर नई नई जगह पर स्थित हुए हैं, तो आपको ये नया डाटा आपको पढ़ना है। IIOPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। ऑयल पाम रिसर्च कहाँ पर है? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है, याद रखिएगा। मूसा पेरिडेसिका केले का वैज्ञानिक नाम है, मूसा पेरिडिएसिका केले का वैज्ञानिक नाम है। IIOPR आंध्र प्रदेश में है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा रबर होता है। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए, 3 से 4। IIOPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केला होता है, और केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पेरिडिएसिका।
मूसा पेरिडिएसी का, याद रखिएगा। और केरल में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये चारों क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का कटाई सूचकांक कितना होता है। अब आपको ये कटाई सूचकांक ही नहीं पता, हार्वेस्ट इंडेक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। अब आपको हार्वेस्ट इंडेक्स नहीं पता होगा तो आप इसमें से कुछ नहीं लगा सकते, आप सिर्फ तुक्का लगा कर आओगे। अगर हार्वेस्ट इंडेक्स आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे या फिर याद रख पाओगे कि धान का कटाई सूचकांक कितना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने 100 ग्राम जो है 100 ग्राम आपने धान की फसल काटी, ठीक है, यानी कि धान के पौधे काटे और उन पौधों का वजन है 100 ग्राम, तो उसमें से सिर्फ कितने निकलेगा, 45 से 50% आपका धान निकलेगा, बाकी आपका भूसा निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स, यानी कि जितनी फसल है उसमें से अच्छी वाली मुख्य फसल कितनी निकली, बाकी उसका वनस्पतिक भाग यानी कि भूसा हो गया, उसके फसल के छिलके हो गए, वो कितने निकले, तो ये होता है। तो सबसे ज़्यादा कभी कभी आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होगा, तो धान का होता है। 45 से 50% धान का हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। अब आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा धान का होता है, लेकिन आपसे पूछ ले कि फ्रेंड्स सबसे कम भी तो बता दो। कम होता है सबसे आपका अरहर का। आप कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है सबसे कम किस फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स है यानी कि HI, तो आपका अरहर का सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। कितना होता है ये भी आपको बता देता हूँ, 19% अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। धान का 45 से 50% हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। याद रखिएगा, कभी कभी हार्वेस्ट इंडेक्स पूरा फुल फॉर्म ना लिखाकर HI बस देता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला ट्रैक्टर किस देश में बना था। तो इसका राइट आंसर देखने से पहले इजराइल के बारे में आपको बता देता हूं। इजराइल के बारे अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से ड्रिप सिंचाई का जो है उद्घाटन हुआ था, यानी कि ड्रिप सिंचाई ही यहाँ से निकाली गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं अमेरिका। अमेरिका में जो है सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला ट्रैक्टर बनाया गया था। अब आपको पता तो चल गया कि ट्रैक्टर अमेरिका में सबसे पहले बनाया गया था। विश्व का सबसे पहला ट्रैक्टर अमेरिका में बनाया गया था, लेकिन किस कंपनी ने बनाया था ये पूछ लेता है। बहुत डीप जा रहे हैं हम। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस की एकदम डीप में बताया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है तो आपसे बन जाए। अमेरिका में कब बनाया गया था, फोर्ड कंपनी ने बनाया था, 1992 में बनाया था। ठीक है, नहीं सॉरी 1928 में बनाया था, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे पहला ट्रैक्टर अमेरिका में बनाया, फोर्ड कंपनी ने बनाया, 1928 को बनाया। एक बार मुझे ये सन थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, मैं आपको कमेंट में इसको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा ये सन को, आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है 1928 या 1992 में। अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में सबसे पहला ट्रैक्टर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है MPPAT का। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति संबंधित किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, कभी आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति के पिता कौन है भारत में, हरित क्रांति के भारत में कौन पिता है, तो आपके MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ये आपसे अब मैं ना आपको इससे ध्यान रखिए, मैं इससे 5 से 6 क्वेश्चन बताने वाला हूँ हरित क्रांति के, इसलिए अभी तक आपने कॉपी नहीं निकाली तो कॉपी निकाल लीजिएगा। और अगर आप इतनी देर तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप सच में MPPAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कॉपी में। हरित क्रांति के पिता भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ये आप याद रखिए। MS का फुल फॉर्म आप लिखिए मोनकोम्बू संबेसिवन। ठीक है, मोनकोम्बू संबेसिवन स्वामीनाथन, ये इसका MS का फुल फॉर्म आता है। कभी कभी आपको स्वामीनाथन नहीं लिख कर देगा, मोनकोम्बू संबेसिवन लिख कर दे देगा, आपको MS का फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो आप कैसे टिक कर पाओगे, बल्कि इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत किस सन में हुई थी, तो 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। एक्चुअली हम बात करते हैं तो 1965
से लेकर 1968 तक यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1960 ईस्वी दिखाया जाता है। तो आप तो ये याद रखिए कि 1960 ईस्वी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्यूरेट आपसे कोई पूछा जाता है, कोई आपसे पूछता है तो 1965 से लेकर 1968 के बीच हरित क्रांति की सही में शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। लेकिन अगर विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड में वर्ल्ड के हरित क्रांति के पिता कौन है, तो एनी बोरलॉग है। आपको ध्यान होगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जानते होंगे और बहुत सारे मैक्स बच्चे नहीं जानते होंगे। तो याद रखिएगा एनी बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के पिता है। एनी बोरलॉग का एनी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब सॉरी एनी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मन ईयरनेस्ट। ठीक है, नॉर्मन ईयरनेस्ट जो है एनी का फुल फॉर्म है। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। ठीक है, बहुत अगर कठिन पेपर बनाना है एग्जामिनर को तो आपसे पूछ लेगा एनी का फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, या फिर विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है और ऑप्शन में देगा नॉर्मन ईयरनेस्ट। बोरलॉग छोड़ देगा क्योंकि उन्हें पता है, बोरलॉग सभी बच्चों को पता है, लेकिन एनी का फुल फॉर्म नहीं पता होता। नॉर्मन ईयरनेस्ट इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1960 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सेशन का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने उस दोस्त को शेयर नहीं किया है जो कि MPPAD की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन अभी भी उतना सीरियस नहीं है उसको लेकर, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिए, वो भी पढ़ने लगेगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मत्स्य पालन, ये नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन कौन सी क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से। हरित क्रांति आपको पता है खाद्यान्न से संबंधित है, और सिंचाई आपका जो है सिंचा ब्लास्ट, इसको मैं सिंचाई के कभी चैप्टर लूँगा तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। बहुत सारी डिटेल के अंदर चल जाते हैं हम, इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, सिंचाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए हैं, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध क्रांति। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से। और दुग्ध क्रांति के पिता कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपको याद रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध क्रांति के पिता माने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है दुग्ध क्रांति के पिता कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध क्रांति के पिता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए MPPAD के तो नोट्स आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको MPPAD के नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ MPPAD के। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।